मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम। एक बार फिर से वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। करण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अप्रैल की एक अलसाई सी शाम एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मुझे मालूम है गर्मियों में थोड़ा थोड़ा आलस रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके बीच में वो तमाम सारे मुद्दे जिसको लेकर आप आए। नमस्ते बेटा, कहां से आना हुआ आपका? कहां से? हाँ, बैंगलोर। बैंगलोर से आना हुआ। तो मैं तो कर्नाटक आने वाला हूं, आपके तरफ आऊंगा। इलेक्शंस बहुत जल्दी डिक्लेयर हो चुके हैं, बस इंतजार कर रहा हूं थोड़ा सा। एक 10-12 दिन के अंदर मैं आपकी तरफ, आपके घर के आसपास जरूर शो करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। तो कर्नाटक जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे वो तमाम सारे जो लोग आज पहली बार आए हैं शो में, उनका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जो आते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं 2-4-5 लोगों से बात जरूर करूंगा जो लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो पहले आ चुके हैं शो में जी? हाँ हाँ, मुझे याद रहता, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं चीजें भूल जाऊं, लेकिन मुझे याद रहता। थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आना हुआ? छत्तीसगढ़ से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके यहाँ आऊंगा, अक्टूबर नवंबर तक जरूर आऊंगा छत्तीसगढ़ में शो करने को। कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? बस ऐसे घूमने। अच्छा, तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं है, छत्तीसगढ़ से अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं। और प्राकृतिक संपदा जो आपके पास है वो निश्चित तौर से बहुत सुंदर है। मेरा आना हुआ है छत्तीसगढ़, कई बार शो किया है। तो कैसे आना हुआ? घूमने के लिए, बस यहाँ दिल्ली घूमने के लिए। अभी फ्री हुए हैं थोड़ा तो घूमने आए हैं। बहुत अच्छा बात, अंदाजा लगाइए और जब मन हो तो हाथ उठाइएगा, मैं जरूर आपसे पूछूंगा। और आप कहाँ से आई? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या कर रही हैं? स्टडी कर रहा एमए? एमए इन किस में? मैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स तो मैं समझ गया, इतना पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया था, क्योंकि पत्रकार तो आजकल पढ़ते भी नहीं है। यही बड़ी मैं बस आया, मैं पत्रकार नहीं पढ़ते हैं आजकल। तो किसमें कर रही हैं, कौन विषय में? फाइनेंस में। क्या नाम है? दीपा। दीपा। तो कोई सवाल है दिमाग में आज जो पूछा जा सकता है? नहीं, जब होगा पूछूंगी डेफिनेटली। हाँ, जब होगा तब पूछेंगे। और अमूमन यही होता है कि भाई आपने क्या किया है? बोले मैं एमए में कर रहा हूं। बोले एमए क्यों कर रहे हैं? बोले ग्रेजुएशन कर लिया था तो इसलिए एमए कर रहे हैं। बोले ग्रेजुएशन किया, बोले इसलिए क्योंकि 12th कर लिया था इसलिए ग्रेजुएशन कर लिया। ये शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सवाल तो जिंदगी भर। जी बाबूजी, मैं आया। मैं खड़ा नहीं रह सकता ज्यादा, आई एम 87 ईयर यंग। तो मैं आपको ये पुस्तक भेंट करने आया हूँ, तो काइंडली। तंत्र के पंजों में लोकतंत्र, BL गौर साहब, ये आपने किताब लिखी है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, और किताब लिखने वाला निश्चित तौर से अपने विचारों के साथ आता है। मैं बहुत स्वागत करता हूं। अगर अच्छा होता तो आप अंदर आइए और बैठिए कुछ देर, और मैं जरूर। ये किताब किस विषय पर है? ये मीडिया पर। मीडिया पे? ओ, अच्छा, तंत्र के पंजों में लोकतंत्र, वाह, मैं जरूर पढ़ूंगा। और मेरे सिरहाने पे, सिरहाने जानती हैं? क्या होता है? तकिए के सामने। तकिए के सामने? यही एमए हो रहा है बस। मांगे रहो डिग्री। डिग्री मांगने वाले बहुत बढ़िया डिग्री मांग रहे हैं। मैं विरोधी नहीं हूं पढ़ाई लिखाई का, मैं जानता हूं जरूरी है। एमए है। मैंने पूछा सिरहाना, बोले सामने। अब बताओ क्या करें? हैं? यही वीडियो बनाओ, डिग्री ये सबको डिग्री दिखाओ,
सामाजिक पहलू कोई नहीं जानता। और जो पढ़े लिखे हैं, IIT पढ़े हुए हैं, वो भी डिग्री मांग रहे हैं। बड़ा शार्प है बाबू जी, आ गए आप। थैंक यू सो मच। मुझे एक बार दे दीजिए खड़े होके। मैं 87 ईयर, प्लीज क्लैप करिए, जरूर करना चाहिए। और आप बैठिए, अब आप बैठिए, बैठिए प्लीज। मैं आपकी किताब से कुछ जरूर, आप बैठिए, पहले थोड़ा बैठिए, पानी पीजिए। और मैं, अरे बैठिए, आप बैठिए बाबू जी। आप इतने सम्मान के अधिकारी हैं। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। पढ़ा लिखा आदमी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी होता है, क्योंकि दुनिया की तमाम सारी चीजें लेकर आता है। और ये भी बात सही है कि 1935 का जो कानून है वो ये भी कहता है देश का कि सबको वोट डालने का अधिकार उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। और कई यूरोप में तो 64-65 तक ऐसा था कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कह रहा था कि एमए जरूर कर रही हो, सराहना और पहचाना और ये सब ध्यान रखना, है ना, वही बात नहीं। वो घाव जल्दी में हो जाता है। जी बिल्कुल जरूर ध्यान रखना जरूरी है। जी मैम, हाँ जी, आपसे भी यंगस्टर्स से जरूर मिलकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आ गया, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कर रही हैं? मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट है, वाह क्या बात है। मेडिकल स्टूडेंट से तो मैं पहले तो मन करता है कि इनका सम्मान करना चाहिए। और मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहिए, कब पूरी MBBS डिग्री हो जाएगी? आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years पूरी, यानी फर्स्ट ईयर में है तो आफ्टर 4 years पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर MD या मास्टर्स करना होगा। आप भी मेडिकल स्टूडेंट है। कहाँ के रहने वाले? मैं करोल बाग से। करोल बाग से। और आप? सर राजौरी। राजौरी, मतलब दिल्ली के ही हैं। ओहो, बहुत अच्छी बात है। तो कोई इसके बाद क्या सोचा कि देश में रहना है या कहीं बाहर चले जाएंगे? नहीं सर, देश में ही रहना है। बहुत अच्छी बात है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही के ऊपर लग रहा है और हम सारे लोग आपको बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं कि यहाँ के तमाम सारे लोगों का इलाज बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें हम तमाम सारी चीजों की जरूरत है। तो आप यहीं रहेंगी? बिल्कुल। हाँ जी सर। और कुछ इलाज में कुछ सोचा कि कैसा क्या, कुछ दिमाग में अभी कुछ मैप बनाया है या सोचा है? नहीं सर, अभी तो फ्रेश है। तो फ्रेश दिमाग में कोई बात डाली भी जा सकती है, परेशान मत होइएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें, मैं आप ही को कह रहा हूं, आपको हाजिर नाजिर जान मान के कह रहा हूं कि जरूर अगर सरकारी सेवा में है तब तो आप करेंगी। और अगर सरकारी सेवा से इतर यानी उसके अलग आपने कोई अपनी क्लिनिक या अपना कोई हॉस्पिटल या अपना कोई नर्सिंग होम शुरू किया तो कम से कम कुछ लोगों का इलाज जरूर फ्री करिएगा। फ्री से मेरा मतलब इस मुल्क को बहुत जरूरत है। मुझे मालूम है बहुत पैसे खर्च होते हैं मेडिकल की पढ़ाई में, लेकिन जरूर करिएगा। इस देश को जरूरत है आप लोगों की। बाकी हाँ, जिनकी जरूरत है उनके बारे में पत्रकारों की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। पत्रकारों की भी बहुत जरूरत है। कितना काम कर पा रहे हैं, ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये आपने जरूर अपनी किताब में जरूर देखा होगा। गौर साहब, क्या लगता है? आप बैठे रहिए, आप बैठने का अधिकारी हैं, मेरे वरिष्ठ हैं। आप ये बताइए कि काम ढंग से कर रहे हैं पत्रकार या बिल्कुल गड़बड़ काम कर रहे हैं? क्या देश के बारे में? हाँ, देश के बारे में। अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है और एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर विकास हो रहा है। मैं अपने गांव जाता हूं जब कभी। आपका गांव कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में है और वहां से 14 किलोमीटर पर मेरा। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में 14 किलोमीटर दूर। जी, तो कैसे जो वहाँ तब्दीलियां देखते हैं? जी, तब्दीलियां देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस मैं देखता हूँ। जब हाँ। से ये एक्सप्रेस वे बने हैं, हाँ। हम ठीक 2.5 घंटे में गांव पहुंच जाते हैं। 2.5 घंटे में गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछा था कि पत्रकारों पे आपने लिखा है, उसमें जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं पत्रकार ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं? बहुत सारे पत्रकार यानी लार्ज क्वांटिटी में ढंग से काम कर रहे हैं। कुछ दूसरे हैं जो दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बारे में मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूं आपको, कि मैंने नहीं देखा कि आप जैसा पत्रकार कोई दूसरा होता हो। अमीश देवगन हैं, दूसरे हैं। आपकी जो लाइन है ये सारी एक जैसी है। कारण क्या है कि पत्रकार वो है जो खबर को खबर रहने दे, खबर में चटनी ना मिलाए, वो पत्रकार है। अब जैसे यहाँ क्या होता है कि एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ थोड़ा सा आप इन लोगों को डिसिप्लिन सिखाइए। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर ये बोल रहे हैं तो दूसरा कूद के यहाँ आ जाता है। सुनिए, आप ही को कह रहे हैं, हमको नहीं कह रहे हैं। हमको तो इन्होंने जो कहना था वो कह दिया। कह रहे कि जब एक आदमी बोले तो दूसरा आदमी सुने, और दूसरा आदमी जब सुने तो ध्यान से सुने।
आपकी काफ़ी एनर्जी तो इसी में वेस्ट हो जाती है जब आप कहते हैं बैठिए बैठिए, इनसे कहते हैं बैठिए बैठिए यहाँ। और अपने माइक को आप बचा के रखिए। ये जो है साहब है, मुझे नाम नहीं मालूम, किस दिन माइक फट जाएगा आपका। कितना तेज बोलते हैं। थैंक यू सो मच गौर साहब। ये बात सच है कि कोशिश की जाती है यहाँ पे। कोशिश एक आज से लगभग 15-16 साल पहले मैंने करी। अपनी तरह का एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लोगों को जोड़ा, खड़े हुए। तो पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पत्रकारिता का जो अध्ययन करके आए थे बोले ये तो पत्रकारिता होती ही नहीं है, इस तरह की पत्रकारिता भी नहीं होती है जिस तरह की आप कर रहे हैं। यानी उनका मतलब ये था कि ये पत्रकारिता नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आई बात और चीजें मेन स्ट्रीम में आई। और लिहाजा मैं आ रहा हूं गौर साहब, लिहाजा मैं यह मानता हूं कि आम आदमी की जो आवाज है, जो आम आदमी की जो बात है, उसके जो प्रश्न हैं, वो जो कहना चाहता, जरूरी नहीं कि यहां पे 10,000 आदमी खड़ा है तो 10,000 लोगों की बात आ जाएगी। नहीं, वो मेडिकल स्टूडेंट है, फ्रेश है, अगर कोई विचार लेके यहां से जाती है या कोई विचार देके जाती है यहां पे, तो जरूर एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। जरूर मैं गौर साहब, मैं आपसे बीच में अगर आप नहीं गए तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। कोई अगर आप बात बोलना चाहे तो हाथ उठाए, मैंने आपको देख लिया जी। ऑफ कोर्स, वेरी क्विक, फिर आना चाहूंगा जी। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं आपका शो देखता हूं और मैं स्पेशल एजुकेटर हूं, विकलांग बच्चों के लिए काम करता हूं और इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं यूनाइटेड नेशन में। और चाहता हूं जैसे कि मतलब आजकल जैसे कोई बीमारी है, जैसे भाई सुन लो, अपनी काम की चीज बता रहे हैं जी। जैसे कि कोई बड़ी बीमारी है या मेंटली रिटार्डेड या कोई जो अपंगता जिसको कहते हैं, वो कोई धर्म या कुछ ऐसा देख करके नहीं आती है, किसी को भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आजकल के नेताओं को भी धर्म और जाति नहीं देखना चाहिए, सबके लिए विकास करना चाहिए। सबके लिए विकास करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम? सर मनोज पांडे। मनोज पांडे। मनोज भाई जी, आज हमारे साथ एक पैनल में एक एनजीओ को रन करने वाले बैठे हुए हैं। अनुज नाम है उनका, और अंकित नाम है उनका। और वो कुछ मेंटल और इश्यूज पर सेमिनार करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपसे उनका नाता बने और आप उनके साथ जुड़ें और आप भी कुछ नया चीजें दें उसमें। मैं 25 सालों से काम कर रहा हूं और लगभग 35 कंट्रीज में मेरी कंसल्टेंसी चलती है। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है। अंकित, आप इनसे जरूर मिलिए। और आपका सेमिनार कब है और किस विषय पे है? हमारा सेमिनार जून में है और मेंटल वेलनेस कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। आजकल हम सब देखते हैं कि हम सब अपनी भागम दौड़ दिन भर की दिनचर्या में अपने आप को सेल्फ लव करना भूल गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद को जाने, खुद से प्यार करें। बाकी दूसरों पे ताना मारना, दूसरों का काम मैं चाहूंगा कि ब्रेक में या अभी बीच में मेरे प्रोग्राम के डिसिप्लिन आप तोड़ सकते हैं। आप आके इनसे नंबर एक्सचेंज कर लीजिए और इनके कॉन्क्लेव में आइए। उसके बाद जब बोलिए उसके बाद यहाँ पे आइए, शेयर करिए। मौका लगा तो मैं भी आऊंगा। पीछे से मेरे प्रोड्यूसर का फोन आ रहा है कि आज क्या पूरा जन सरोकार के मूल्य ही उठाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएंगे क्या? उसका मैसेज आ गया गौर साहब, खट से मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई यही चलता रहेगा या कुछ और भी काम कराएंगे? नहीं, ऑफकोर्स सर, मैं डिबेट कराऊंगा आपकी। और मुझे मालूम है 6:11 हो गया है और मैं तुरंत बगैर कोई वक्त गवाए मेहमानों का नाम पढ़ता हूं। जयराम विप्लव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी का राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब, AIUMM, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रवक्ता हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ गौर साहब, जो कि आज इन्होंने एक किताब भी दी, BL गौर साहब, तंत्र के पंजों में लोकतंत्र, पत्रकारों के ऊपर उन्होंने बात कही है, मैं जरूर पढ़ूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीच में अगर आपका इच्छा होगी तो आप जा भी सकेंगे और अगर मन जितनी देर लगे उतनी देर बैठिएगा। आज प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई राजस्थान के लिए और गहलोत साहब से तो उन्होंने ये कहा कि आपके हाथ में तो 2-2 लड्डू हैं। मुझे मालूम है कि अनेक संकटों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको हम सीधे सीधे लेंगे, इसमें कोई अर्थ दिमाग नहीं लगाएंगे हम किसी तरह का। आपके हाथ में लड्डू है, लड्डू इसलिए 2 लड्डू की, एक तो आपके जो रेल मंत्री हैं वो भी राजस्थान के हैं और जो चेयरमैन हैं वो भी राजस्थान के हैं। साथ में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आधुनिकीकरण का
राजनीतिक स्वार्थ उस पर बहुत हावी रहा। ट्रेन को यानी मंत्रालय को या कहें ट्रेन विभाग को, रेल मंत्रालय को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया और ये सारी की सारी व्यवस्था 2014 के बाद ठीक हुई। जैसे इन्होंने कहा 2014 के बाद कुछ व्यवस्थित हुई। इसी पर अशोक गहलोत जी ने, जिनके बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्रियों के कार्यकाल को भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात था ही। मुझे मालूम है कि आपको अपनी बात कहने की भी बहुत चिंता होती है। मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। सबसे पहले राहुल लाल जी एंड देन आई विल स्टार्ट। जी नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का बयान सही नहीं है। भारतीय रेलवे का विकास जो हुआ है उसमें वर्तमान सरकार का हर सरकार योगदान। और दूसरी चीज ये थी कि नीतीश जी आज मिलने भी आए कांग्रेस से और एक रेल वो बन रही थी और इधर रेल के डिब्बे जुड़ रहे थे, लेकिन अभी इंजन नहीं पता कि 24 का विपक्ष का इंजन कौन होगा। आपके चेहरों पे हंसी आ गई क्योंकि जैसे ही बात करो इधर की तुरंत चेहरा खिलता है। जी, हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, संसदीय लोकतंत्र है। इसमें इंजन तय नहीं होता है। जो इंजन तय हो रहा है वो रियल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है। वो तो फिर अमेरिकी लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पहले से ही नाम तय है। यहाँ पे लोग चुने जाएंगे। और देखिए, बड़े शानदार ढंग से जो ऐतिहासिक मीटिंग हुई है आज नीतीश कुमार जी के साथ, वहां पे तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम लोग मौजूद रहे और ऐतिहासिक क्षण हुआ है 2024 के लोकसभा के लिए। जो लोग यहाँ पे कहते थे तो कितनी सीटें आप देखिए ना, मैं तो बता रहा हूँ कि बीजेपी को नुकसान कितना कर्नाटक में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी सीटें 2024 में आप कितनी किसकी? अरे बीजेपी का नहीं बोले हुए हैं? किनका? कांग्रेस का है? कितनी सीटें? इतनी सीटें आराम से आएंगी कि विपक्ष मजबूती से एक सरकार देगी और एक विकल्प यहाँ पे उत्पन्न होगा। आज जो लोगों के बीच में एक लगातार हर तरफ दिख रहा है कि लोकतंत्र का जिस तरह से अपहरण हो रहा है। और वहाँ पे देखिए, हम कर राजस्थान की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तंज कस रहे हैं हम मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने किस तरह से पिछले 5 साल में काम किया। अशोक गहलोत ने, अरे भाई, वो कह रहे हैं कि तमाम विपदाओं के बीच में भी आप आए हैं, तो तंज कैसे हैं? तंज कैसे है? कोई विपदा की स्थिति नहीं है। सचिन पायलट को लेके कोई विपदा की स्थिति नहीं है। अच्छा, मैं एक सेकंड दीजिए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, आपके क्या आपके अपने भी। और एक चीज आप ध्यान रखिए, गौर साहब ने कह दिया है आपसे कि हल्ला कम मचाया करिए, माइक फट सकता है। देखिए प्रतीक जी, हाँ। अभी मेरे मित्र ने बहुत ही दबंगई से कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, सारे चले हुए कारतूस इकट्ठे हो गए हैं, सारे फुस्सी बम इकट्ठे हो गए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि क्या मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा? अरे 2024 से पहले 14 में, 17 में, 19 में, 22 में भी तो ये सभी इकट्ठे हुए थे। और रही बात रेल मंत्रालय की, तो आपके सामने है, अभी तेजस्वी भैया चक्कर लगा रहे हैं ईडी के ऑफिस के कि जमीन के बदले नौकरी देने के लिए। अभी आईआरसीटीसी का घोटाला तो बाकी है। सारे घोटालों की लिस्ट इन्हीं के पास है। कैसे आना हुआ आपका? आपसे मिलने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ बात कहनी है आपको? सर, मैं बिजनेस करती हूँ और इनकम कम हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है तो मतलब क्या करना है? इनकम बढ़ानी है या खर्चों को कम करना है? सर, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। वही मैंने कहा कि खर्चे कम करने का कोई उपाय ढूंढा जाए या इनकम बढ़ाने के? इनकम बढ़नी चाहिए। इनकम के भी बढ़ने जाओ, खर्चों पे भी थोड़ी लगाम जरूर होनी चाहिए। चल भाई, एक मिनट, कांग्रेस एंड देन बीजेपी। जी देखिए जी प्रतीक जी, पतझड़ के मौसम अब गए। पतझड़ के मौसम अब गए, अब जा रहे हैं। हाँ। अब नए पत्ते आ रहे हैं। हाँ। और वो पेड़ मजबूत होगा। हाँ। और 2024 में हाँ। एनडीए की सरकार जाएगी। बट मोदी के अलावा कुछ नहीं। हाँ जी, 50 साल पुराने पत्ते की बात कर रहे हैं। नवे पत्ते जो आएंगे पिछले 50 साल से आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। 12 दूल्हे 12 बाराती, दूल्हा कौन होगा पता ही नहीं चलेगा, सरकार कौन आएगा। कहाँ के? बिहार से। बिहार में कहाँ से? भाई चारा घोटाला और रेलवे जमीन लेकर के नौकरी देने वाला घोटालेबाज के। अरे जिला पूछा है, ज्यादा काबिल नहीं है। चंपारण तो बोल सके नहीं चंपारण। जी बीजेपी।
प्रतीक जी, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे थे, उसी मंच से स्पष्ट हो गया कि गहलोत साहब को भी उम्मीद है मोदी सरकार से, इसलिए उन्होंने भी मांग रख दी और मोदी जी ने खुले दिल से स्वीकार भी कर लिया और कहा रेल मंत्री भी आपके यहाँ से थे। 3 जिले ऐसे जहां आज तक 75 साल के बाद भी ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके लिए उन्होंने मांग रखी। और मोदी जी ने क्या गलत कहा? गरीबों से जमीन लिखाकर रेलवे में नौकरी देने का काम हुआ था कि नहीं? रेलवे का चेयरमैन रेलवे बोर्ड का कौन होगा, रेल मंत्री कौन होगा, ये राजनीतिक विसात में तय होता था। और रेल बजट के दौरान ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं हुई इस देश में जो कभी जमीन पर चली ही नहीं। बाप रे बाप, रोज आते हो तुम यहाँ पे? हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। और कल क्या कह रहे थे? तुम्हारी फोटो खींच के हम वायरल कर देंगे। क्या उम्र है तुम्हारी? हैं? ये जानते हो वायरल क्या होता है? क्या होता है वायरल? बोलो। हमारे पास ये साहबजादे कल आए, बोले आपकी फोटो खींच के हम वायरल कर देंगे। गजब है भाई, 10 साल की उम्र में जो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया और पता चला हो सकता भैया जी ना मिले यहाँ थोड़े दिन बाद। हाँ, अरे ना, अब कोई और बोलेगा, आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं उत्तराखंड से। वो तो मैं समझ गया था, उत्तराखंड से यहाँ पे। इतना सीधा आदमी और कहीं का होता ही नहीं है। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? मैं बागेश्वर जिले से। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वही काम करेगा सारा, सब कुछ वही होगा। लेकिन एक चीज वो नहीं जानता है, सब कुछ तो मालूम है उसे, अभी पेड़ पे चढ़ना नहीं मालूम है। थोड़ा वक्त लगेगा। जी आया जनाब आली। देखिए भैया जी, 2 बातें आपने कही कि एक तो जो आज ट्रेन का उद्घाटन हुआ, तो सही कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, कि जो पहले रेलवे के ऊपर स्वार्थ हावी था, और अभी जयराम भाई ने भी सही बात कही। हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है कि कैसे वोट लेने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन कभी भी 1 किलोमीटर पटरी नहीं जोड़ी गई। दूसरी बात, आज 17वीं वंदे भारत चालू हुई है, और ये आपकी जानकारी के लिए ये मेक इन इंडिया है, पहली हाई स्पीड ट्रेन है। क्या केवल 9 साल में रेल मंत्रालय बना है? आजादी के बाद से रेल मंत्रालय नहीं था जब, बताइए हमको, तो क्यों नहीं ये जिजीविसा दिखाई गई? और तो ये क्यों नहीं विजन था? दूसरी बात, ये सारे जुगनू मिलकर बैठे हैं कि किसी तरीके से सूरज को हटाया जाए। अरे मैं इनसे, अरे राहुल लाल जी कांग्रेस की इतनी पैरवी कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, माननीय डिब्बा डिब्बा जोड़ रहे हो, ये तो बता दो कि पैन इंडिया लेवल पर किसके नाम पर वोट मांगोगे? अहंकार अहंकार अति दुखद डमरुआ। हाँ, समाजवादी पार्टी रामचरितमानस। जी दम में कपा। कहाँ से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहाँ से बेटा? उन्नाव से सर। उन्नाव से। अच्छा, क्या काम करते हो? सर स्टूडेंट है, डीयू में। डीयू में स्टूडेंट हो? आप सारे लोग डीयू में स्टूडेंट हो? मैं आपसे जरूर पूछा, जाना नहीं, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, तो रामचरितमानस समाजवादी पार्टी। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ बोलते हैं गांठ का रोग, इन्हें समझ में आ जाएगा ना? ढोल गवार वाला नहीं है, ढोल गवार वाला नहीं है। डमरुआ, दम कपट मन मान नहरुआ, इसका मतलब जो नसों का रोग हो जाता है ना, ये वही पीड़ा से पीड़ित है अहंकार के। दूसरा, इन्हें तो लगता है कि 2014 के बाद ही पूरा भारत शुरू हुआ है। अरे लालू यादव के समय में रेलवे फायदे में था, इनके में घाटे में। टिकट बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट कितने का बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया। ये कह रहे हैं कि सारा पूरा रामराज हो रहा है। दूसरा, ये जो आया, दूसरा आया मौलाना। देखिए, सबसे पहले जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, बिल्कुल नो डाउट कान खोलकर सभी लोग सुन लें। अगर ईमानदारी से सारे विपक्ष, जो नीतीश कुमार जी का फार्मूला, और कोई औरों के फार्मूले की बात नहीं, नीतीश कुमार जी का जो फार्मूला कि अगर 1 to 1 चुनाव होगा तो यकीन जानिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। लेकिन ट्रायंगल अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेंगी। तो ट्रायंगल में तीसरा कौन सा होगा? ट्रायंगल के लिए कांग्रेस को त्याग तपस्या के लिए तैयार होना पड़ेगा, जो अब तक नीतीश जी आज भी नीतीश जी इशारे में कह चुके हैं। आज भी नीतीश जी इशारे में कह चुके हैं कि कांग्रेस को मन बनाना होगा।
मन बनाने का मतलब पिछले लाइन पर खड़ा होना होगा। अगर कांग्रेस लीड करेगी तो 1 to 1 नहीं हो पाएगा, ये बात एक बात। और मोदी जी ने गहलोत जी को जो कहा आपके दोनों हाथ में लड्डू है, वो ये नहीं कहा कि आपके यहाँ रेल मंत्री भी आप ही के, नहीं, दोनों हाथ में लड्डू है, जहां आप है वहां तो है ही। अगर संकट में आए खग जाने खगही की भाषा, क्या बात है, वाह, आप ही ने समझा, बाकी हम लोग तो समझ ही नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है। कहां से आना हुआ आपका? बैंगलोर से। अच्छा, वो कर्नाटक से। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं, बने रहिएगा। उन्नाव वाले रहना। देखेंगे अब धमाकेदार 50। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 लोगों की मौत। सेना ने पूरे इलाके को घेरा, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। आपसी विवाद में फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 दिन पहले एक एनएसएस राइफल गायब हुई थी और 28 कारतूस भी गायब हुए थे। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक को फिर लाया जा रहा है प्रयागराज। जौनपुर से आगे निकला अतीक का काफिला। अतीक ने कहा, मुझे मारना चाहते हैं। अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली से रवाना होने से पहले अशरफ का जेल के अंदर मेडिकल हुआ। उमेश पाल केस में अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रयागराज के कालिंदीपुरम में अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अतीक की बहन के दामाद खालिद जफर के घर भी ईडी की छापे। अतीक के 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है। अतीक अहमद के परिजनों और रिश्तेदारों की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। पुलिस ने पूरे परिवार को आरोपी ठहराया। अतीक और उसके बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और केस दर्ज। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। उमेश पाल केस में पुलिस ने अशरफ की पत्नी जनाब फातिमा को भी बनाया आरोपी। शूटर्स की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में फातिमा आरोपी। राजस्थान में आज से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को करेंगे रवाना। दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच चलेगी ट्रेन। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 नियुक्त शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शिक्षकों को दी बधाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 189 उम्मीदवारों में 52 नए चेहरे को मिला मौका। येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को शिकारीपुरा से मिला टिकट। हरियाणा के करनाल में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जैम। पुलिस ने मामला शांत कराकर जैम खुलवाया। हरियाणा के पलवल में छात्रों से भरी बस में लगी भीषण आग। छात्रों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल किया। यूपी के फर्रुखाबाद में दिखी रफ्तार का कहर वहां दिखा। तेज रफ्तार बस ने क्रेन को मारी टक्कर। क्रेन के पलटते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई में जान जोखिम में डालकर सफर करता दिखा एक यात्री। तेज रफ्तार बस के पीछे बैग लटकते हुए लड़के का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। कुर्की के डर से एक आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। दूसरे आरोपी की संपत्ति कुर्क। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में गैस सिलेंडर फटने से मकान जमींदोज। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से लगी आग। हादसे में 2 बच्चों समेत 9 जख्मी। बिहार के बेगूसराय में आग लगने से मचा हड़कंप। 50 से ज्यादा घर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरना की गाड़ी पर हमला। भीड़ ने जमकर की पत्थरबाजी। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के सासाराम में भीषण आग लगने से तबाही। घर में आग में कई बीघा फसल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से हंगामा। नाराज परिवार वालों ने क्लिनिक पर जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मामला शांत कराया। बिहार के वैशाली में आग से अफरा तफरी। आग में कई घर जलकर खाक। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग को कंट्रोल किया। यूपी के गोरखपुर में ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने के बाद पास की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आसपास की 20 दुकानें धू-धू कर जल गई।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेकाबू गाड़ी शोरूम में घुसी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बच्चे को पड़ोसी ने पीटा, बच्चे की साइकिल भी तोड़ी, पीटने का वीडियो हुआ वायरल। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढका पूरा सरोवर, 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे, होटल कारोबारियों में खुशी। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 980 मामले सामने आए। मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी, सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और कर्मचारियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा दौरे पर है, जहां उन्होंने जनरल ओदोंगो जेजे से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच करीबी और ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस दौरे पर है, जहां व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच बैठक हुई। इसके बाद इटली जाएंगे पीयूष गोयल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, 1 किलो प्याज की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए हुई। म्यांमार में सेना ने अपने नागरिकों पर हेलीकॉप्टर के जरिए बरसाए बम, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। रूस अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा, नेटो से लड़ने के लिए रूस की वायुसेना ने अभ्यास तेज किया। यरूशलेम में लगातार दूसरे दिन हिंसक झड़प, इजरायल के सैन्य अड्डे पर हमले के बाद लगी भीषण आग, फिलिस्तीन समर्थकों पर हमले का आरोप। उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में जमीन खिसकने की वजह से एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास, परमाणु हथियारों की ताकत दिखाई। सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी देश को धमकाना नहीं। दक्षिण कोरिया के जंगलों में लगी भीषण आग, कई रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आए, सैकड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बीबीसी का बड़ा आरोप, अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जासूसी करवाई, पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट के बाहर आने के बाद पर्दाफाश। अमेरिका के रिचमंड में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आसपास छाया काले धुएं का गुबार, कई और रेस्टोरेंट भी आग की चपेट में आए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भीषण गोलीबारी हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुट चुके हैं। ड्रिल में अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने साफ किया है कि खुद की उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नई पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया है। हेरात प्रांत की महिलाएं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती जहां कोई गार्डन बना हो। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच फिर शुरू हुई जंग, यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर किया जोरदार पलटवार। एक दिन पहले रूस ने किया था बखमुत पर कब्जे का ऐलान। पुतिन की तरफ से यूक्रेन के डोनेट्स्क का मुखिया बनाए जाने के बाद देनिस पुशिलिन ने बखमुत का किया दौरा, वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से भी की मुलाकात। डोनेट्स्क और लुहांस्क में जारी जंग पर बोले जेलेंस्की, यूक्रेन को अभी भी मदद की जरूरत, युद्ध को नकारने की गलती न करें। यूरोपीय देश ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने अपनी जंगी जहाज नौसेना को सौंपा। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगान ने खुद इसे नौसेना के हवाले कर दिया। रूस में फटा ज्वालामुखी, 10 किलोमीटर ऊंचा उठा राख का गुबार, उड़ान सेवाओं को। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी का यूपीए सरकार पर तंज, कहा पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेन। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में विपक्ष की मोर्चाबंदी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर हुई बैठक, राहुल गांधी और नीतीश के साथ तेजस्वी भी रहे मौजूद। यूपी पुलिस अतीक को लेकर करीब 28 घंटे बाद प्रयागराज के नैनी जेल पहुंची, रास्ते में मीडिया से बोला अतीक, पूरी तरह से हो गया हूं बर्बाद। फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 दिन पहले एक एनएसएस राइफल गायब हुई थी और 28 कारतूस भी गायब हुए थे। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक को फिर लाया जा रहा प्रयागराज। जौनपुर से आगे निकला अतीक का काफिला। अतीक ने कहा, मुझे मारना चाहते हैं। अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली से रवाना होने से पहले अशरफ का जेल के अंदर मेडिकल हुआ। उमेश पाल केस में अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई हुई।
प्रयागराज के कालिंदीपुरम में अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अतीक की बहन के दामाद खालिद जफर के घर भी ईडी की छापे। अतीक के 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है। अतीक अहमद के परिजनों और रिश्तेदारों की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। पुलिस ने पूरे परिवार को आरोपी ठहराया। अतीक और उसके बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और केस दर्ज। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। उमेश पाल केस में पुलिस ने अशरफ की पत्नी जनाब फातिमा को भी बनाया आरोपी। शूटर्स की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में फातिमा आरोपी। राजस्थान में आज से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को करेंगे रवाना। दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच चलेगी ट्रेन। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 नियुक्त शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शिक्षकों को दी बधाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 189 उम्मीदवारों में 52 नए चेहरे को मिला मौका। येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को शिकारीपुरा से मिला टिकट। हरियाणा के करनाल में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। गुस्सा आए परिजनों ने सड़क पर लगाया जैम। पुलिस ने मामला शांत कराकर जैम खुलवाया। हरियाणा के पलवल में छात्रों से भरी बस में लगी भीषण आग। छात्रों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल किया। यूपी के फर्रुखाबाद में देखी रफ्तार का कहर वहां दिखा। तेज रफ्तार बस ने क्रेन को मारी टक्कर। क्रेन के पलटते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई में जान जोखिम में डालकर सफर करता दिखा एक यात्री। तेज रफ्तार बस के पीछे बैग लटकते हुए लड़के का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। कुर्की के डर से एक आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। दूसरे आरोपी की संपत्ति कुर्क। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में गैस सिलेंडर फटने से मकान जमींदोज। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से लगी आग। हादसे में 2 बच्चों समेत 9 जख्मी। बिहार के बेगूसराय में आग लगने से मचा हड़कंप। 50 से ज्यादा घर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की गाड़ी पर हमला। भीड़ ने जमकर की पत्थरबाजी। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के सासाराम में भीषण आग लगने से तबाही। घर में आग में कई बीघा फसल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से हंगामा। नाराज परिवार वालों ने क्लिनिक पर जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मामला शांत कराया। बिहार के वैशाली में आग से अफरा-तफरी। आग में कई घर जलकर खाक। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग को कंट्रोल किया। यूपी के गोरखपुर में ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने के बाद पास की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आसपास की 20 दुकानें धू-धू कर जल गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेकाबू गाड़ी शोरूम में घुसी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बच्चे को पड़ोसी ने पीटा। बच्चे की साइकिल भी तोड़ी। पीटने का वीडियो हुआ वायरल। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी। बर्फ से ढका पूरा सरोवर। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे। होटल कारोबारियों में खुशी। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 980 मामले सामने आए। मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी। सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और कर्मचारियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा दौरे पर है, जहां उन्होंने जनरल ओदोंगो जेजे से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच करीबी और ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस दौरे पर है, जहां व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच बैठक हुई। इसके बाद इटली जाएंगे पीयूष गोयल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। 1 किलो प्याज की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए हुई। म्यांमार में सेना ने अपने नागरिकों पर हेलीकॉप्टर के जरिए बरसाए बम। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। रूस अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा। नेटो से लड़ने के लिए रूस की वायुसेना ने अभ्यास तेज किए। यरूशलेम में लगातार दूसरे दिन हिंसक झड़प। इजरायल के सैन्य अड्डे पर हमले के बाद लगी भीषण आग। फिलिस्तीन समर्थकों पर हमले का आरोप। उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में जमीन खिसकने की वजह से एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास। परमाणु हथियारों की ताकत दिखाई। सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी देश को धमकाना नहीं।
दक्षिण कोरिया के जंगलों में लगी भीषण आग, कई रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आए, सैकड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बीबीसी का बड़ा आरोप, अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जासूसी करवाई, पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट के बाहर आने के बाद पर्दाफाश। अमेरिका के रिचमंड में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आसपास छाया काले धुएं का गुबार, कई और रेस्टोरेंट भी आग की चपेट में आए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भीषण गोलीबारी हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुट चुके हैं। ड्रिल में अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने साफ किया है कि खुद की उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नई पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया है। हेरात प्रांत की महिलाएं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती जहां कोई गार्डन बना हो। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच फिर शुरू हुई जंग, यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर किया जोरदार पलटवार। एक दिन पहले रूस ने किया था बखमुत पर कब्जे का ऐलान। पुतिन की तरफ से यूक्रेन के डोनेट्स्क का मुखिया बनाए जाने के बाद डेनिस पुशिलिन ने बखमुत का किया दौरा, वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से भी की मुलाकात। डोनेट्स्क और लुहांस्क में जारी जंग पर बोले ज़ेलेंस्की, यूक्रेन को अभी भी मदद की जरूरत, युद्ध को नकारने की गलती न करें। यूरोपीय देश ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साखी आंखी ज्ञान की, कबीर कहता साखी आंखी, साखी है कबीर की, वो कहता आंखी ज्ञान की, तुम कहते आंखन की देखी, तुम मिस कर गया मैं कहता आंखन की देखी, तुम कहते कागज की लेखी। साखी आंखी ज्ञान की, कबीर कहता है। और जब आप कबीर गाते हैं निश्चित तौर से यहां पर दूसरा समय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एबी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच करण। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तमाम वो सारे लोग जो बोलने के लिए आए हैं, कहने के लिए आए हैं, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। जो कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे, कुछ बुजुर्ग हैं, मुझे बहुत ज्यादा देर उनको खड़ा नहीं करना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी, एक दो लोगों से जल्दी जल्दी बात करके फिर मैं वो खातिब होता हूँ। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? देहरादून से। क्या नाम है साहब आपका? SK शर्मा। शर्मा साहब कैसे आए, कैसे इधर कैसे आए? मैं अपने पड़पोते के फंक्शन में आया था। पड़पोते के फंक्शन में आए थे? देखिए बिल्कुल सच्ची बात बोली इन्होंने। बोले कहने के लिए तो लोग कहते थे कि मैं साहब आपसे मिलने आया था, बिल्कुल ऐसे, वो झूठी होती है मैं पकड़ लेता हूँ। बोले कि नहीं, पड़पोते की। क्या उम्र होगी सर आपकी? 90। अभी तो 90 हुई है। हाँ, अरे अभी तो, और अभी यहाँ दुनिया। तो यहाँ किसके साथ आए? मेरा पोता है। अरे पोता, आगे आओ। बहुत कम तस्वीर देखने को मिलती है बाबा और पोता। मेरे फंक्शन प्रोग्राम में अक्सर लोग आते हैं कि बाबा भी आए हो, पोते भी आए। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? जी, वेदांत शर्मा सर। वेदांत हाथ पकड़ रहे ना बाबा का? बिल्कुल सर, तो दिल जवान है। मैंने पकड़ा इसका हाथ। बाबा और पोते की जोड़ी देखे, क्योंकि आज के समय में, आज का जो वक्त चल रहा है, बाबा घर पे हैं, पोता कहीं है। और ये आप, मैं इशारे से बात कहता हूं कभी कभी,
आप समझ जाते हैं परिवार की जो वैल्यूज हैं, परिवार का जो सिस्टम है, जो परिवार की वैल्यू सिस्टम है, वो इस देश की खूबी है और इसने पूरी दुनिया को समझाया है। वो कहीं ना कहीं अब चटकने लगा है, थोड़ा थोड़ा दरार दिखती है। और जब जब मुझे दिखती है ऐसी जोड़ी तो मेरा मन करता है कि मैं यहीं बस जाऊं। मुझे आज मुझे अपने ज्यादा हो गई क्या तुम्हारे? आज मुझे अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई, जब मुझे वो 8 साल की उम्र में पहली बार रेडियो स्टेशन ले गए थे हाथ पकड़ के। मेरे ग्रैंडफादर, मुझे 8 साल की उम्र थी मेरी, तब वो मुझे पहली बार रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में लेके गए थे। जा तो नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत और उन्होंने मुझे पकड़ा और मैं ले गया। आज मुझे आपको दोनों को देख के, जुगल जोड़ी देख के मुझे अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सिस्टम, ये वैल्यू सिस्टम, ये परिवार का सिस्टम बना रहे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत देख के अच्छा लगता है। यकीनन बहुत अच्छा लगा साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से सर? जी, देहरादून से इधर हैदराबाद से सर। लेकिन मैं दिल्ली वाला हूँ और किन्हीं कारणों से मैं हैदराबाद 2004 के नवंबर में शिफ्ट हुआ था जी। और ई ब्लॉक में मेरी जिंदगी बीती है। ये इजी कैनॉट मिस में? हाँ। अच्छा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मैं प्रायोरिटी बैंकिंग हेड रिटायर हुआ 2002 में। हाँ। और मैं थिएटर करता हूँ। थिएटर करते? 67 से मैं थिएटर कर रहा हूँ, 71 से मैं टीवी कर रहा हूँ। और एनएसडी के जितने लोग हैं बड़े, नसीर, पंकज, अनुपम, मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं। क्या बात है साहब, भी मैंने कहा कितने बड़े लोगों का नाम आपने थिएटर में ले लिया। और मैं क्या कहूँ, यहाँ भी एक शो के सिलसिले में मैं अपनी टीम लेके आया हूँ। तो आप अपनी टीम के साथ हैं? अच्छा, आपकी टीम में है जी। आपका नाम? सविता। सविता जी, आप भी थिएटर करती हैं? बहुत अच्छा बात। मुझे मेरी आत्मा आपने दिखा दी मुझे आज। सविता हमारे सेट और प्रॉपर्टीज कर रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। पूरी टीम है आपकी, रंगमंच की टीम। और यकीनन आप 67 में ये कुछ कह रहे थे आपका? 67 आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप आइए। एलटीजी में 2 शो हैं, गली दुल्हन वाली, डॉक्टर मीराकांत का लिखा हुआ नाटक है। मैं जरूर आऊंगा जी। बिल्कुल। हाँ जी। प्ले है गली दुल्हन वाली, एलटीजी थिएटर में, एलटीजी ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को 2 शोज होंगे, 5 बजे और 7 बजे। स्पेशल हैदराबाद से टीम आई है ये प्ले करने। तो वैसे तो ये प्रोग्राम बहुत ओपन एंडेड है, किसी का कॉन्क्लेव होना है, किसी का नाटक होना है। यकीन मानिए मेरा जो मन बसता है वो नाटक के अंदर बसता है। मैं उधर नहीं जा पाया, इधर रह गया। सन 76 में श्री राम सेंटर को हमने बनाया। राजनाथ जी का नाम सुना होगा? बिल्कुल, सबको नहीं जानता। अभियान थिएटर के हेड थे, उन्होंने बनाया। उससे पहले मैं आईफेक्स में करते थे, सही परांजपे के साथ था मैं। और उनका जो बहुचर्चित नाटक था 78 में, जाति पूछो साधु की। जाति में पूछो साधु की। हाँ, वो मैंने किया। उसमें मैं एक 18-20 साल के लड़के का रोल करता था सन 78 में। और उसका अंतिम शो हुआ 2004 में संगीत नाटक एकेडमी के लिए। तब तक मैं 18 साल की उम्र का करता रहा थिएटर का नशा। क्या बात है, सब प्लीज क्लैप करिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ शो में, बीच में आइए और बैठिए, आके अच्छा लगेगा मुझे। रंगकर्मी है, मैंने कहा कि इच्छा मेरी भी उधर ही थी जी। अरे सवाल दिख गया मुझे, बोलो। सर मैं उन्नाव जिले से हूँ। हाँ बोलो। पिताजी सर अध्यापक हैं उन्नाव जिले में ही। हाँ बेटा। तो 1 साल से सर काम कर रहे हैं पर वेतन नहीं मिल रहा है। पिताजी को? जी। और पिताजी नहीं, 2000 उनके जैसे टीचर हैं, 2000 पूरे प्रदेश में, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 14 आदेश। किस विभाग में है वो? शिक्षा विभाग में। और किस जूनियर वाले में या सीनियर? सीनियर वाले में, इंटरमीडिएट स्कूल। इंटरमीडिएट स्कूल में। तो क्यों नहीं मिल रहा है? सर सरकार एक ऑर्डर का हवाला दे, तदर्थ कर्मचारी, सरकार तदर्थ टीचर जी, तो एक ऑर्डर का हवाला दे रही है। बल्कि ऑर्डर के विषय में सुप्रीम कोर्ट अपना क्लैरिफिकेशन दे चुका है, बट फिर भी वेतन नहीं मिल रहा है। 1 साल बीत गए हैं, 2000 शिक्षक हैं ऐसे जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर भाजपा के हैं, जितने लोग सरकार के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो अमृत काल का, ये जो सुशासन का गायन यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि सर देश अभी भी वंदे भारत के 1400 रुपए के टिकट से नहीं चलता है। देश अभी भी श्रम शक्ति और संपर्क क्रांति के जनरल डिपो से चल रहा है, देश उससे नहीं चल रहा है। अगर सरकार इन मुद्दों को छोड़कर जो जमीन में जुड़े हुए गरीब लोगों के अहम मुद्दे हैं, अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दे ले तो ये सरकार कुछ अच्छा कर पाएगी। बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं। किसी भी मुद्दे पर सरकार का, जमीनी मुद्दे पर कोई साल भर से कोई सैलरी नहीं, साल भर से कोई। आपका भी यही? जी, मेरा दूसरा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास एक मंत्रालय है, खनिकर्म मंत्रालय,
और इस मंत्रालय की स्थिति वही है जैसी 2017 के पहले थी। इस मंत्रालय में कोई चेंज नहीं आया है। अवैध खनन उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध खनन ही नहीं, ओवरलोडिंग का भी कार्य है, ये खुलेआम चलता है कई जगह। ठीक है, लेकिन मैं टीचर वाले जो बालक है उनका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नितिन उन्नाव के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि तदर्थ टीचर का मुद्दा है, 1 साल से सैलरी नहीं आई है। जिसके घर में सैलरी नहीं आ रही होगी वही अंदाजा लगा सकता है कि कैसे घर चल रहा होगा। आपने ये बात उठाया, ये सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचेगी ये बात, और वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। और पहला सर्वप्रथम तो ये कि जो साल भर का जो सैलरी है वो तत्काल प्रभाव से रिलीज की जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी टीचर के घर में वो क्या भविष्य बनाएगा टीचर, जो इसका पेट, मालूम है क्या हुआ? महाभारत का चल रहा था युद्ध, और अश्वत्थामा को आटा घोल के पिला दिया गया। बोला यही तो दूध है, वो जानता था। ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित तौर से ये होना चाहिए कि आपके पास सैलरी आनी चाहिए, सैलरी मिले तो परिवार पे कुछ। आज अच्छा लगा, एक तरफ पोता और बाबा खड़े थे और एक तरफ एक बेटा अपने पिताजी की बात यहाँ उठा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया जी, और वो थिएटर के जो लोग थे उनका भी बहुत स्वागत है। आप कहाँ से हैं सर? आप जी? हरियाणा से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हरी शमशेर कौशिक है जी। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। देखिए, हमारी जो सभी नेताओं से, सभी पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है, भाई मतभेद करें लेकिन मनभेद नहीं। ये मनभेद करने लग गए हैं, इसलिए हमारा युवा का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। और कोई भी फैसला होता है, पगला गए क्या? पूरी तरह पगला गए क्या? बिल्कुल एकदम दिमाग बेच आए हो क्या? है? कोई भी फैसला होता है वो टेबल पर होता है। जैसे ये लोग बैठे हैं, पब्लिक को इतना बेवकूफ मत बनाओ कि लोग आपस में एक दूसरे के प्रति जहल घोरें। और मैं एक पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं, मैंने एक देखा था हवाई शो आज तक का, उसमें 200 रुपए की जो पानी की बोतल है वो पी रहे हैं, वो गरीबी की बात बता रहे थे लोगों को। ये भी मेरी प्रार्थना है। ये बात बहुत अच्छी बात कही आपने कि जमीन से जुड़कर जमीन की बात। जरा ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आ रहा था, आज मेरा पैनल अधूरा रह गया जी। कोई बात नहीं सर, हम आरक्षण के बारे में बोलना चाह रहे हैं। आरक्षण के बारे में बोलना चाहते हैं। बरैया है, वो बरैया का छत्ता है, बोलेंगी? क्या नाम है आपका? कंचन सिंह। कंचन सिंह कहाँ की रहने वाली है? बनारस की। बनारस की। बोलिए, अब आप बोलना चाहती तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? नहीं, जनरल कैटेगरी के बच्चे कहाँ जाए? इतना पढ़ाई करना, इतना सब कुछ, उसके बाद भी नंबर की वजह से पीछे रह जाते हैं। मैं बिल्कुल इस पे 2024 से पहले जरूर बहस होनी चाहिए और रुख साफ होना चाहिए। आरक्षण पर बात जरूर होनी चाहिए और बात होगी, जरूर होगी बात। आपने अपनी बात रखी है, जरूर यकीनन बात होगी जी। वेरी क्विक, मैं कांग्रेस के बाद जाना चाह रहा था जी। कांग्रेस प्लीज जी। इस युवा ने जो बात रखी कि उसकी पीड़ा जो है उसे समझना चाहिए, और यही सरकार की हकीकत है। ये लोग केवल धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं और आप धर्म की किताबों के पन्ने फाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए ये किताबों क्या हमारी ये पार्टी का एक जना धर्म पे राजनीति कर रहा है और एक जना धर्म की किताबें पन्ने फाड़ रहा है। जी रुकिए जी, मैं क्लैरिफाई। ये मंदिर और मस्जिद तुम्हारे काम आएंगे, ये मंदिर और मस्जिद तुम्हारे काम आएंगे। करोगे कत्ल, सर पर खून के इल्जाम आएंगे। तुम्हारा जुल्म जब बढ़कर बन जाएगा रावण, तुम्हारा जुल्म बढ़कर जब बन जाएगा रावण, मिटाने उसे तीर लेकर प्रभु राम आएंगे। इनका अब जो पाप है वो बढ़ रहा है। प्रतीक जी, अब देख लीजिए विडंबना क्या है कि उन्हीं प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाले लोग पंक्तियां लगाकर खड़े हैं, और ये मोदी जी का और इस देश की महान जनता का प्रताप है कि लाइन लगाकर जय सिया राम बोल रहे हैं। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पर। इस देश में 2000 पुरस्कार देने वाले आप रुको अतीक, यहाँ पे कोई महिमा मंडन नहीं हो रहा किसी का। जो अपराधी है वो अपराधी है। प्रतीक जी, 2014 तक इस देश में रेलवे का विद्युतीकरण मात्र 21,801 किलोमीटर का हुआ था। 8 वर्षों में मोदी जी ने 52,100 किलोमीटर कर दिया। क्या गलती
75 वर्षों में किसान रेल के विषय में किसी ने नहीं सोचा था। मोदी जी ने सोचा, 200 से अधिक किसान रेल चल रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया कि मालगाड़ियां रुके नहीं, बिजनेस चलता रहे। ये क्या गलती कर दी उन्होंने? वंदे भारत चलाया तो क्या गलती कर दी उन्होंने? और भारतीय रेलवे कोई भी फर्क महसूस कर सकता है 2014 से पहले स्वच्छता का क्या? एक चीज के बाद देख लीजिए प्रतीक जी, 53 हो गया। अब मुझे केवल 15-20 सेकंड दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को बुलाकर आप ये करते हैं, ये चैनल करता है। ये भी हो सकता ना मिले। चला गया, मैं फट से चला गया। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ सब बोलेंगे। आप चले जाएंगे, मैं बैकआउट। प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता है ना, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, 4 लाइनें इनके लिए हैं। बहुत सुनी है हमने आपकी तकरीर मौलाना, बहुत सुनी है हमने आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं है अब तक हमारी तकदीर मौलाना। हिंदू मुस्लिम की आप बात करते हो, लेकिन डीएसपी जियाउल हक के हत्यारे गुलशन यादव को तुम टिकट देते हो। देखिए, ध्यान दे रहे हो। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। सारे के सारे खड़े हो जाते राम। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, आपका ये प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम देख के मुझे मैं पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाता हूं कि वास्तव में आप समाजवादी पार्टी में ही है ना। पहली बात। और दूसरी बात ये जो अब आपने बताया कि सभी जोड़ के एक विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा, ये जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं सरकार के आकर्षण में, आज वो अपनी प्रासंगिकता को दोबारा बनाए रखने का। लोकतंत्र में जनता विकल्प चाह रही है और विपक्ष अगर ये काम नहीं करेगा फिर विपक्ष तो आलोचना के घेरे में उगार देंगे। और बोले दो। आप तो कंफ्यूजन में रहते हैं। आप पहले ये तय कर लीजिए कि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है उनको आप पद्म विभूषण से सम्मानित मानते हैं या फिर उनको आप रामद्रोही मानते हैं। पहले उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। जी, मैं आया जी। हाँ या जी, प्लीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये लोग कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? बिजली, पानी, सड़क पे हमेशा चुनाव हुए, ठीक है। 2014 से पहले NH24 मैं जब जाता था 3 घंटे आंखों में आंसू आ जाते थे। 3 घंटे लगते थे 32 किलोमीटर जाने में। किसी ऑटो वाले से कहता था ये रोड भैया कब बन जाएगी, 4 लेन की है, ये कब बन जाएगी? वो कहता था ये कोई ना बना सकता। मुलायम चले गए, मायावती चली गई, ये कोई ना बना सकता। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, 3 साल लगे, रोने वाले रोते रहे, नहीं बनी रोड। आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में देखिए। रुको, इसमें जय श्री राम का क्या मतलब? रुको, आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे देखिए, आप सारे एक्सप्रेस वे देखिए। आज मुझे घर जाने में लगता है 45 मिनट्स, और मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो उस रोड का यूज करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि ये जो 45 मिनट लगते हैं और जो पहले 3 घंटे लगते थे, 3 घंटा माइनस 45, जो भी शेष समय है 2.25 घंटे, ये जिंदगी के कितने घंटों को जोड़ के आप कितना? ये एक टाइम का है, ये एक टाइम का 5 घंटे। आप कह सकते हैं कि ये महिमा मंडन है, पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वास्तविकता से ये रूबरू भी है। जी, भारी टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है, सामान्य लोग चलने में सक्षम नहीं हो रहे इस सड़क पे, ये भी एक वास्तविकता है इसकी। और दूसरी चीज, रेलवे को लेकर मैं कहूंगा कि आज सामान्य लोगों के लिए सर अभी तक तो टोल टैक्स देना नहीं पड़ रहा। पहली चीज, उसमें 14 लेन है, 6 लेन पे टोल टैक्स है, 8 लेन टोल टैक्स फ्री है। आपको करना क्या है? पहले 4 लेन थी, आपने क्या लेन दी? और आ जाइए बिजली पर। 2014 से पहले यूपी में कितने जिले हैं, उनमें कितनी बिजली आती थी? सिवाय मैनपुरी के, 1 मिनट रुक जाइए, मैनपुरी, इटावा, एटा के अलावा किसी में बिजली आई है? 2-2 घंटे बिजली। बरेली जैसे सिटी में फार्मेसी की दुकान वाला कहता है कि सर कुछ दवाइयां हम रख नहीं सकते क्योंकि हमारे फ्रिज काम नहीं करते हैं। और आज की डेट में आप यूपी में चले जाइए, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें 24 घंटे आपको। महत्वपूर्ण बात है। मैंने आज लोगों से पूछा, लोगों से बात की। यकीनन ये शो जनता का है और जनता को ही सवाल पूछने का पूरा हक है, जनता से ही बात करने का। कहां से आना हुआ? आ रहा हूं, रुको। कहां से आना हुआ? बैंगलोर से, कर्नाटका से। जी बोलिए, आपके यहाँ क्या चल रहा है? चुनाव कैसे चल रहा है? 40-40-20 है, बट 40-40-20, बीजेपी 40, कांग्रेस 40, जेडीएस 20। ओ माय गॉड। तो इस बार कर्नाटक में चुनाव बहुत मजेदार होने वाला है। मजेदार होगा, कांग्रेस बयानबाजी करेगी, बीजेपी का 40-60 में